हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जिसको ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इस पे चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के इतिहास क्या है और वैश्वीकरण के क्या कारण हैं, इस पे हम आज इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर प्रवाह है। वैश्वीकरण अपने आप में क्या है? एक प्रवाह है किसी वस्तुओं का, घटनाओं का, विचारों का, ये सब चीज़ का एक प्रवाह को जो है वैश्वीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। हम कह सकते हैं संयोजन है। सामान्य अर्थों में वैश्वीकरण से तात्पर्य भौगोलिक सीमाओं का न होना तथा भौगोलिक दूरी को समाप्ति को माना जाता है। अर्थात अलग अलग राष्ट्रों, जिसको देश भी कहते हैं, व्यक्तियों से संबंधित विचारों, तकनीक, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं के बीच घटती दूरियां तथा आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण करते हैं। हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर आया खुलापन, आपसी मेलजोल और परस्पर निर्भरता के विस्तार को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस मैप में विश्व का मैप है और यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है। सभी एक दूसरे से जुड़ाव को दर्शाया गया है, आपसी तालमेल को दिखाया गया है। इस मानचित्र में भी ये के अलावा यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि विश्व के विभिन्न देश के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं अपनी आवश्यकता की वस्तु के लिए या अपने विचारों के लिए, जो भी है। तो यहाँ पे है कि ये मेल जोल जो है, ये भौगोलिक सीमा से बाहर जो अगर मेल जोल होता है, व्यापार प्रसार होता है या प्रवाह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहा जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का इतिहास। तो सबसे पहले ये आता है कि वैश्वीकरण की चर्चा तो 20वीं शताब्दी के और लास्ट में अंतिम 2 दशक में सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन हम ये एकाएक नहीं हुआ है। वैश्वीकरण की उत्पत्ति के समय विद्वानों में जो है मतभेद है। वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है, किंतु यह अचानक जो है 20वीं शताब्दी में उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि प्राचीन काल में भी हम अगर हम देखते हैं में विकसित हुआ था। इतिहासकार, साधु महात्मा, राजा धन, शक्ति और ज्ञान की तलाश के लिए नए नए मार्गों की तलाश करते हुए एक दूर दराज की यात्रा करते थे। तो वहाँ पर भी जो है वैश्वीकरण के कुछ पुट मिलते हैं। उदाहरण के लिए रेशम मार्ग जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, जो दुनिया के एक बड़े भूभाग को आपस में जो है जो जोड़ता था, आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। यहाँ पे ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये रेड कलर की है, ये मार्ग था जिस मार्ग से चीन से रेशम का व्यापार होता था। तो यहाँ पर भी जो है यह क्रिया भी जो है अपने आप में एक वैश्वीकरण की क्रिया थी। उसी तरह से मध्यकाल में अगर हम देखें तो चंगेज खां और तैमूर लंग जैसे साम्राज्य ने जो है का विस्तार करने की कोशिश किया योद्धाओं ने। और यहाँ पे आप ये चंगेज खां है और वो ये मंगोल के थे। उन्होंने यहाँ पे रेड कलर में आप इस मानचित्र में भी देख रहे हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करने की कोशिश किया था। चीन जैसे बड़े राज्यों को इनसे चंगेज खां से जो है जो तबाह हो गए थे, या इस तरह से मंगोली आक्रमण से तबाह होकर उन्होंने चीन की दीवार का निर्माण किया था। उसी तरह से तैमूर लंग विश्व विजेता या क्रूर शासक के रूप में था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनका साम्राज्य था। तो ये भी अपने आप में एक जो है अल्प विकसित जो है वैश्वीकरण का रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। परंतु वास्तविक वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में विशेषकर औद्योगिकरण के बाद शुरू हुआ, जिसने विश्व को समेटकर एक वैश्विक गांव का रूप देने की कोशिश की है। कुछ विद्वानों का मानना है
कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वैश्वीकरण का नेतृत्व ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका नेतृत्व जो है अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आम बोलचाल में अमेरिका भी बोलते हैं, के द्वारा किया जा रहा है। तो वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों यानी 1980 और 90 के दशक में जो है, जब शीत युद्ध का अंत और सोवियत का बिखराव हुआ, तब यह जो है यह शब्द अधिक प्रचलन में आया और इस प्रकार पूरे विश्व को आज जो है हम एक वैश्विक गांव की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कि वैश्वीकरण का जो इतिहास को हम देखें, थोड़ा वैश्वीकरण शब्द की जो है जो उत्पत्ति के बारे में भी हम देखें, तो वैश्वीकरण की जो है कि सबसे पुरानी सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में अमेरिकी चार्ल्स तेज रसेल, यहाँ पे ये उनका चित्र है चार्ल्स तेज रसेल का द्वारा लिखा गया है और उसने जो एक पुस्तक लिखा था प्रतिरोध का दिन, जो बाद में बदलकर आर्मगेडन की लड़ाई जो है ये ये 1897 यानी 1897 में जो है हुआ था और वहाँ पे उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया था कॉरपोरेट दिग्गजों, जैसे वैश्वीकरण से मिलते जुलते शब्द की रचना की थी। ऐसा विश्वास किया जाता, उनकी ये पुस्तक थी इनकी, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1950 के दशक में जो है फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साहित्य में किया गया था। वैश्वीकरण का शब्द का प्रयोग जो है उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा 1980 के आसपास किया गया था। हालांकि 1960 के दशक में सामाजिक विज्ञानों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 तक इस अवधारणा का ने जो है लोकप्रियता हासिल कर लिया था। तो इस तरह से हम देखें कि वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण विश्व स्तर पर आया खुलापन, आपसी तालमेल जोल और परस्पर निर्भरता के विस्तार को ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कई कारण बताए जाते हैं कि दुनिया के राष्ट्रों और लोगों के बीच कम होते फासले के कारण कई कारण हैं, जैसे कि विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, हम बड़े पैमाने पे उत्पादन और नए बाजार की तलाश होने लगी, उत्पादन, औद्योगिक संरचना और प्रबंध का लचीलापन हुआ, देश के बीच आपसी निर्भरता हुई, घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ, जैसे कोरोना घटना जो है जो चीन से शुरू हुआ उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और वाणिज्यिक संस्था जैसे है विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान हुआ, जिसके कारण कि वैश्वीकरण ये कारण बने। और हम इसको संक्षेप में हम देखें कि विज्ञान और तकनीक ने क्या किया, कि विज्ञान और तकनीक ने जो है पुरानी जो औद्योगिक संरचनाएं थी उसको नष्ट करके आधुनिक औद्योगिक संरचना का निर्माण किया। जब आधुनिक औद्योगिक संरचना हुई, मशीनों के द्वारा जो है उत्पादन होने लगा, तो उत्पादन बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, और जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ तो नए बाजार की तलाश होने लगी, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या फिर कहें दक्षिण अमेरिका महादेशों में जो है बाजार की तलाश होने लगी कि इसे कहाँ बेचा जाए, कहाँ पर जो है जो इस माल को या किस क्षेत्र में क्या चीज़ की आवश्यकता है उसके उत्पादन पे बल दिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में प्रबंध का लचीलापन हुआ कि जो व्यापार वाणिज्य के लिए जो कठोर नियम थे उसका उदारीकरण किया गया, जिसको उदारीकरण निजीकरण का युग का शुरुआत हुआ। व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंध को में ढील दी गई, और यहीं से जब ढील इसलिए दी गई कि देशों के बीच आपसी निर्भरता, कोई भी देश जो है अपने आप सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाता था, ऐसे कर पाता था या कर पाता है भी जो है कह सकते हैं। अतः परस्पर निर्भरता ने जो है क्या कर दिया कि वैश्वीकरण को जन्म दिया, ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। आप चाहें तो सुबह से लेकर शाम तक
आसपास और अपने उपयोग की वस्तुओं की सूची बनाएं और उस वस्तुओं को देखें कि उसका उत्पादन कहाँ से है। अधिकांश वस्तुएं ऐसी लगेगी कि अलग अलग देशों से आई हुई है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये भौगोलिक दूरियां जो है कम हो रही है वैश्वीकरण के युग में। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। इनके 4 आयाम हैं: आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक। इन चारों आयाम में कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव और परिणाम है, वहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव और परिणाम हैं। लेकिन वैश्वीकरण का मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आ गया है। इससे वैश्वीकरण से एक तरफ शासन व्यवस्था, दूर संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ने मानव जीवन को सरल और सुविधा युक्त बना दिया। वहीं दूसरी ओर गरीब राष्ट्रों पर भयानक नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इनके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिला है। यहाँ आप मानचित्र देख रहे हैं, ये जो हमारी दूरियों को ख़त्म कर रहा है, लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और छोटे छोटे व्यापारियों के बीच का ये संघर्ष को दिखाया गया है इस चित्र में। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ हम नुकसान भी हैं। इस पे हम और आगे अगले वीडियो में हम चर्चा विस्तार से करेंगे।